हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 3। आशा करता हूं कि आपको पहले 2 सेशंस काफ़ी पसंद आए, आपको समझ में भी आया कॉन्सेप्ट। टुडे विल मूव फर्दर जावास्क्रिप्ट में थोड़ा और लॉजिकल चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे। तो टुडे सेशन विल बी फोकस्ड ऑन कंडीशनल्स एंड लूप, 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विच इज नीडेड टू राइट एनी काइंड ऑफ लॉजिकल कोड टुडे। सो आगे जाके जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम करोगे, मैं डीएसए की कोर्स लेके आ रहा हूँ एमर्स पे, फुल्ली लाइव, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, पूरा लाइव मैं आपको बताऊंगा। 300 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट में होने वाला है एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 17th। तो वहाँ पे भी डीएसए का जो सबसे फाउंडेशन होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वहाँ पे भी आपको कंडीशनल्स एंड लूप में अच्छी अंडरस्टैंडिंग लाने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में विल ट्राई टू फोकस ऑन कंडीशनल्स एंड लूप, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट। तो सर चालू करते हैं कंडीशनल से। कंडीशनल इज समथिंग जो कि कोडिंग में अपन तो करते ही हैं, बट दैट हैज ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। एवरी डे, पूरे दिन सर हम कुछ ना कुछ कंडीशन के बेसिस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मी ने खाना बना दिया है तो मैं खाना घर पे खाऊंगा, नहीं तो मुझे भूखा रहना होगा। करेक्ट? अगर उन्होंने हाँ बोल दिया, देन आई विल गो फॉर अ डिनर, अदरवाइज आई विल कीप ऑन स्वाइपिंग राइट ऑन द टिंडर। माई होल डे इज फुल ऑफ कंडीशंस। तो अगर मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, एप्लीकेशंस बना रहा हूं रियल वर्ल्ड के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, तो वहां पे भी कंडीशन का आना लाजमी है। तो इसी वजह से ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देयर इज अ सपोर्ट फॉर राइटिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट। और जो कॉमन सिंटैक्स है उसके लिए जो यूज होता है उसको हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। जी हाँ, जावास्क्रिप्ट में भी हम इफ एल्स देखेंगे। कैसे लिखा जाता है, डायरेक्टली कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट मी क्विकली शेयर माय VS कोड। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी क्लोज ऑल दिस फाइल्स एंड लेट मी गो एंड क्रिएट अनदर फोल्डर कॉल्ड एज, एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं इसके अंदर, और लेट मी गो एंड कॉल इट एज day3। और day3 के अंदर मैं बना लेता हूँ एक फोल्डर कंडीशनल्स का, conditionals.js। परफेक्ट, कूल। सो जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल्स का जो सबसे बेसिक इंप्लीमेंटेशन है वो है थ्रू इफ, यानी कोई कंडीशन हो, है ना। तो उसमें हम कैसे लिखते हैं सर, पहले हम कीवर्ड यूज कर लेते हैं इफ, और उसके बाद उसके अंदर में हमको लिखना पड़ता है कंडीशनल। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटे से कंडीशन से चालू करूं, तो मान लीजिए मैं कहता हूं, एक वेरिएबल में पहले डिफाइन कर देता हूं, लेट एज इक्वल्स टू 18, और मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, then in that case I should go and console.log and say that I am an adult. Fair enough? अब एक बार क्लोजली इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं सर, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिंपल सा है, आई थिंक आप सभी लोग कंडीशंस वगैरह अच्छे से पहले से जानते हो। मैं एक बार क्विक रिवीजन कर दूं। जावास्क्रिप्ट में कंडीशन लिखने के लिए जो आप कीवर्ड यूज करते हो वो कीवर्ड है आपका इफ। इफ के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इट हैज टू बी अ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या, जो भी इसके अंदर है उसको जब हम इवेलुएट करें तो दोस्त वो आइदर होना चाहिए ट्रू और उसकी वैल्यू आइदर होनी चाहिए फॉल्स। इसी दोनों चीज में वो वैल्यू आनी चाहिए, आइदर ट्रू और फॉल्स। अब अगर यहाँ पे सर इसकी वैल्यू निकल के आती है ट्रू, अगर इसकी वैल्यू निकल के आती है ट्रू, तो इफ के अंदर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे इसी बात की पुष्टि हो जाएगी यहाँ पे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो इनसाइड दिस फोल्डर। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ एंड आई गो इनसाइड cd day3, और यहाँ पे है मेरे पास फाइल। यहाँ पे आपने देखा एज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, चूंकि ये निकल के आ रहा है ट्रू, तो इसके अंदर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया एंड दैट्स आई एम प्रिंटिंग आई एम अडल्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसको सर हटा देता, इसकी वैल्यू अगर मैं घटा के कर दूं एज इक्वल्स टू 15 मान लीजिए, और अब मैं अगर इसको हिट करूं तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो कंडीशनल का जो सबसे बेसिक कंस्ट्रक्ट है वो है इफ कीवर्ड हमने यूज कर लिया, उसके अंदर में मेरा बूलियन एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो जो भी इफ के अंदर वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो इफ के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये हो गया बेसिक कंडीशन। लाइफ में सिर्फ
हम लोग पॉजिटिव केस को नहीं देखते, हम निगेटिव केस के बारे में भी सोचते हैं कि मान लीजिए सिमरन ने अगर मुझसे शादी करने से जो वादा किया था उसने तोड़ दिया, तो मैं क्या करूं, राइट? सो देयर हैज टू बी ऑलवेज अ एल्स। तो पार्ट बी और बी प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग में हमें एक और सिंटेक्स मिलता है, इसको हम कहते हैं एल्स ब्लॉक। तो अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो मैं कहूंगा आई एम एडल्ट, अदरवाइज आई विल गो एंड से दैट console.log and I'll go and say that I am a kid, right? So for example अगर मैं इसको यहां पे रन कर दूं तो मैं प्रिंट क्या कर रहा हूं, I am kid। So if else स्टेटमेंट से मेरा क्या हुआ, बी प्लान रेडी हो गया आपका। अगर आपका ये वाला कंडीशन जो इफ के अंदर में अगर वो ट्रू है तो इफ वाला पार्ट होगा एग्जीक्यूट और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर इन द केस अगर ये वाली वैल्यू फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ना होके एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। सो अभी के लिए एज की वैल्यू 15 और 15 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या, नहीं भैया ये वैल्यू तो है कि फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट ना होके एल्स वाला कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग आई एम अ किड। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फिर से एज की वैल्यू को बढ़ाकर 20 कर दूं दोस्त, इट विल गो एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एज टू 20 और मैं इसको अगर फिर से रन करूं नोड conditional.js then it will go and print I am an adult। fair enough, am I making sense? तो हमने सर कंडीशनल का दो बेसिक इंप्लीमेंटेशन देख लिया, पर लाइफ में ना सिंपल ए केस बी केस ए प्लान बी प्लान नहीं होता। मेनी ऑफ द टाइम यू हैव टू टेक एंड डिसाइड अबाउट द मल्टीपल कंडीशंस। एग्जांपल के लिए जब आप 12th के बाद आपने डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं और मैं ऐसा करता हूं कि आपके पास मल्टीपल कॉलेजेस रहे होंगे, आपके पास चॉइस होगा कि मैं इस कॉलेज में लूं या उस कॉलेज में लूं या दूसरे कॉलेज में लूं एंड यू हैव टू डिसाइड अमॉन्ग मल्टीपल ऑप्शंस दैट यू हैव। सेम वे प्रोग्रामिंग में भी कई दफा आपके मल्टीपल कंडीशंस आ सकते हैं। तो वो मल्टीपल कंडीशंस कैसे करेंगे उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एज, मान लीजिए मेरा जो यूज केस है कि बेस्ड ऑन एज I have to consider someone as old, I have to consider someone as, say for example, middle age, I have to consider someone as teenage and I have to consider someone as child। और मैं बोलता हूं कि अगर किसी का एज greater than 50 years है तो मैं बोल दूंगा कि भैया वो ओल्ड एज है। Anyone who is in the age of, say for example, 20 to 50, I go and say that is the middle age. Anyone who is the age of 13 till 19, I'll go and say that is the teenage. Anything who is less than 13 are the child। अब इस तरीके की मल्टीपल कंडीशन है and I want to go and show with the help of if else condition। How do I do it? तो उसके लिए सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज इसको इधर ही रहने देते हैं और एज की वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज करके पहले इफ एज की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 मैं यहाँ पे लिख देता हूं आई एम ओल्ड। और अब मुझे मल्टीपल कंडीशन लिखना है तो इंस्टेड ऑफ एल्स इफ व्हाट आई डू आई गो टू एल्स इफ एंड आई गो एंड राइट इफ एज इज ग्रेटर देन 20 greater than equals to 20 and age is less than 50। अगर किसी का एज दोस्त 20 या इससे बराबर है 50 से कम है तो मैं कहूंगा आई एम इन अ मिडिल एज पर्सन console.log and I'll say that I am a middle age person। perfect। else if मैं फिर से यहां पे कंडीशन डालूंगा और फिर मैं लिखूंगा इफ माई एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 एंड एज इज लेस देन 20 देन आई गो एंड से दैट console.log I am a teen। फिर और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है दोस्त then in that case I go and say that console.log and I go and say that I am a kid। तो यहाँ पे अगर जाके मैं अगर रन कर दूं इसको, आप लोग बताओगे मुझे क्या शेप प्रिंट करेगा। लेट मी गो एंड क्लियर दिस अप, रन दिस नोड कंडीशनल आई एम अ मिडिल एज पर्सन। डिबग करने की कोशिश करते हैं कि भैया आई एम अ मिडिल एज पर्सन कैसे हुआ। तो अगर आप यहाँ पे कोड देखेंगे सर एज की वैल्यू कितनी है दोस्त, एज की वैल्यू है 20। सबसे पहले इफ कंडीशन में आएगा 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 नो
it will go and check the next condition. यहाँ पे 20 is greater than equal to 20, so this holds true, and 20 is less than 50, so this holds true. So it goes and prints this statement, I am a middle-aged person. तो if else statement में out of all these statement कोई एक ही block, any one block will be executed. जब भी आपके पास मल्टीपल कंडीशनल्स है, उन सारे कंडीशन से एक कंडीशन जो होल्ड ट्रू करेगा बस वही एग्जीक्यूट होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें और चेंज कर दूं, अगर मैं एज की वैल्यू घटा के यहाँ पे 7 कर दूं और अब मैं पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दिस डज नॉट होल्ड ट्रू, मैं फिर से एल्स इफ में आ गया, दिस डज नॉट होल्ड ट्रू, आई कम हियर, दिस डज नॉट होल्ड ट्रू, एंड फाइनली आई कम हियर, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया आई एम अ किड. तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस को आप हैंडल कर सकते हैं दोस्त. इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं. एम आई क्लियर? डज इट मेक सेंस? नाउ ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशंस. रियल वर्ल्ड में कभी कभी जब आपका एक कंडीशन ट्रू हो जाता है, फिर आप दूसरे कंडीशन के लिए बात आगे करते हो. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी को डेट कर रहे हैं, तो अगर पहली दफा अगर आपने पूछा किसी को दैट यू कम फॉर अ कॉफी, और अगर आंसर यस है तो ही आप जाके अगली दफा उनसे पूछ सकते हो कैन यू कम फॉर अ डिनर. तो पहला कंडीशन ट्रू है, देन ओनली द सेकंड कंडीशन विल कम अप, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 12वीं का एग्जाम देना चाहता हूं, तो उसके लिए पहला कंडीशन ये है कि आई शुड बी एबल टू पास द 10th एग्जामिनेशन, देन आई विल बी अलाउड टू राइट द 12th एग्जामिनेशंस. So in order to justify these kind of complicated, एक के अंदर घुसा हुआ intermingled conditional statement in the world of the programming, we use something called as a nested conditionals. Example से समझने की कोशिश करते हैं सर. So let me comment this out. और मान लीजिए मेरा सिचुएशन ये है कि मान लो एक पार्टी चल रही है, और इस पार्टी में जाने के लिए एक तो पहला कंडीशन ये है कि आई शुड बी एन एडल्ट, है ना, डिस्क है मान लो आप जा रहे हो, और दूसरा अगर आप एडल्ट हो और आपके पास अगर पास है देन ओनली यू विल बी अलाउड टू गो टू द पार्टी. ठीक है, तो इस कंडीशन को होल्ड करने के लिए यहां पे देख लेते हैं. तो पहले मैंने एक फील्ड डाल दिया, let age equals to 21, and let's say that let has ticket equals to true. तो मैं लिखूंगा if age is greater than equals to 18, else I'll go and say that यहाँ पे मैं लिखता console.log party is not for kids. ठीक है सर. और अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर में एक और कंडीशन में लिख सकता हूं, if and I go and say that if has ticket, then I go and say that console.log please enter the party hall, else यहां पे आप लिख दो console.log एंड यहां पे आपने लिख दिया please purchase the ticket. तो जब आपने एक कंडीशन, अगर आप देख रहे हो ये बाहर वाला इफ कंडीशन है, उसके अंदर में हमने एक और कंडीशनल यहाँ पे बना दिया है. सो दिस कंडीशन इनसाइड द अनदर कंडीशन इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड कंडीशनल्स. सो सर इस तरीके से जब भी कंडीशन की बात आएगी कोड में, आपके एप्लीकेशन में, जब आप कुछ भी डेवलप कर रहे होंगे, 99% ऑफ द टाइम जो लॉजिक आप यूज करोगे, लिखोगे, दैट विल बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स. अगर आपको समझ में आ गया, बच्चा मैं एक्सपेक्टिंग कि आ गया होगा, सिंपल सा है, ग्रेट, आगे बढ़ जाइए. नहीं तो यहाँ पे पॉज करिए सर, वापस जाइए, पूरा वीडियो को रिवाइंड करिए. यूट्यूब पे है, मल्टीपल बार आप देख सकते हो, तो मेक श्योर करिए कि ये आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए. बिकॉज इफ एल्स कंडीशन और आगे जो मैं लूप आपको बताने वाला हूं वो बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक है. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ताकि आगे जब आप लॉजिक लिखेंगे यू आर एबल टू राइट दैट. फेयर इनफ, कूल है. तो हमने इफ एल्स देख लिया. एक और तरीके से कंडीशन लिखते हैं जिसको हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट. तो अब स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात चालू करते हैं. तो सर अभी हमने देख लिया इफ एल्स कंडीशन. कंडीशनल्स को हैंडल करने के लिए मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट एक और सपोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट. अब देखो
सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो 95% ऑफ टाइम्स अगर आप कंडीशनल यूज कर रहे होंगे तो इफ एल्स से आपका काम चल जाएगा। पर सर्टेन सिचुएशन में जब आपको पता है कि आई हैव लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस बट दैट नंबर ऑफ कंडीशंस इज फिक्स्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिपेंडिंग ऑन विच डे ऑफ अ वीक इज मैं आज डिनर करूंगा या फिर मैं डिनर नहीं करूंगा, तो मेरे पास 7 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो जब मेरे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑप्शंस है कंडीशंस के और उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेना चाहता हूं, तो अगर मैं इफ एल्स लिखूंगा तो मुझे 7 इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट लिखना होगा। टू मेक इट मोर स्मूदर एंड सिंपलर वी यूज समथिंग कॉल्ड एज अ स्विच स्टेटमेंट। कोड से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो इफ आई गो टू माई कोड हियर, और एक बार मैं इस वाले कोड को भी कमेंट कर देता हूं, okay, and let me bring it down, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्विच स्टेटमेंट की। आशा करूंगा कि आप जो साथ में मेरे पढ़ रहे हो, वीडियो को पॉज कर करके आप साथ में कोड भी कर रहे हो, बिकॉज अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो हैंड्स ऑन तरीके से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एज पर वन ऑफ द सर्वे, इफ यू पार्टिसिपेट इन द लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो योर फोकस इंक्रीजेस बाय एटलीस्ट 30%। तो बताइए मुझे कि आप क्या खुद कंप्यूटर के सामने बैठ के जब ये आप पढ़ रहे हो, जब आप देख रहे हो, आर यू राइटिंग द कोड? इफ नॉट, प्लीज कर लो यार, दैट विल हेल्प यू मेक बेटर आउट ऑफ दिस। मुझे पता है ये सारे बेसिक चीजें अभी चल रही है, पर इस पे अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा तो आगे जाके जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स है दैट विल गेट मच मच इजियर। अगेन कमिंग बैक टू द स्विच, ठीक है, मान लीजिए मैं डिपेंडिंग ऑन डे नंबर मैं कौन सा दिन है वो उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट डे इज इक्वल्स टू 3 एंड देन यहाँ पे आई गो एंड मेक यूज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज स्विच स्टेटमेंट एंड देन आई गो एंड पास हियर डे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा केस 1 एंड देन आई गो एंड say console.log मंडे, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेक। और इस तरीके से आई कैन गो एंड कीप ऑन राइटिंग केस। इसको मैं इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। We go and write इसको केस 2, right? केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। सो क्विकली मैंने ये सारा केस स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिया। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करो एक बार स्विच स्टेटमेंट को, तो मेरा डे है। आइडियली ये जो नंबर वैल्यू मैं दे रहा हूँ उसके बेसिस पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये कौन सा दिन है। अगर 1 है तो मंडे में बोलना चाहता हूँ, 1 है तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ मंडे, अगर 2 है तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ट्यूसडे, और ठीक इसी तरीके से अगर कोई 7 देगा तो आई शुड गो एंड प्रिंट आउट संडे। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू देता है फॉर एग्जांपल 9, तो इट्स नॉट, आई विल कंसीडर इट्स नॉट अ वैलिड। तो 7 कंडीशन बनते हैं और एक 8वां जो कि इनवैलिड है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे वी गो एंड मेक यूज द स्विच स्टेटमेंट, राइट। और उसके लिए अलग अलग केसेस करते हैं। तो ये डे की वैल्यू जो भी यहाँ पे डे की वैल्यू 3 है, तो इसके साथ ये मैच करने की कोशिश करेगा। 3 वैल्यू इज इक्वल्स टू 1, नो, तो वो दूसरे केस स्टेशन में चला जाएगा। इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने 3 रखी है, अब वो जैसे ही 3 के साथ ये मैच कर जाता है ये प्रिंट कर देगा मंडे। पर अभी कोड में मेरे इशू है, ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए था, तो मैं ये काम करता हूँ, पहले कोड को फिक्स कर लेता हूँ। 1 है, फिर यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ, और इन दिस केस शुड गो एंड प्रिंट व्हाट, ट्यूसडे। मैंने पूरा कॉपी कर लिया था एक ही चीज, एंड दैट्स व्हाई दिस एरर वाज कमिंग अप 1 2 3, एंड हियर इट शुड बी वेडनेसडे। Then case 4 में it should be Thursday, case 5 में it should be Friday, and case 6 में it should be Saturday.
ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 प्रिंट कर रहा हूँ और मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा node conditional.js, तो आप यहाँ देखोगे ये वेंसडे प्रिंट कर रहा है। क्यों वेंसडे प्रिंट कर रहा है? बिकॉज सबसे पहले मेरे डे की वैल्यू 3 है, मैं यहाँ पे डे की वैल्यू आई है 3, केस 1 नहीं होल्ड ट्रू का, केस 2 नहीं किया, केस 3 ये वाला मैच हुआ है, तो उसके अंदर वाला जो कोड है वेंसडे दैट गेट्स प्रिंटेड, और चूंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया यहाँ पे ही रुक जाएगा। What will happen if I don't go and put the break? तो मान लीजिए यहाँ पे जो ब्रेक है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो क्या होगा, केस मेरा 3 था, ये वाला केस सेटिस्फाई हुआ वेंसडे, और उसके बाद अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वाला भी केस एग्जीक्यूट हो जाता है। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दैट थर्सडे इज आल्सो गेटिंग प्रिंटेड। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो लगातार उसके बाद वाले जितने भी केस स्टेटमेंट्स है वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। एक बार मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, और ये एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन इंटरव्यू में आपके लिए पूछा जा सकता है। तो ये ब्रेक को अगर मैं सारा कमेंट कर दूं और इसको यहाँ पे अगर मैं रन करने की कोशिश करूं तो आप देखोगे जैसे ये कंडीशन होल्ड ट्रू होता है उसके बाद वाले जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, इनवैलिड, अगर मैं ब्रेक नहीं यूज करूंगा ऑल ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड। सो इट्स अ मस्ट, जो भी आप केस के अंदर में कंडीशन डालते हैं वो कंडीशन अगर होल्ड ट्रू हो गया उसके अंदर में जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसके बाद वाली चीज़ अगर आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट ना हो तो आपको यूज करना पड़ेगा ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। तो इस वजह से अगर आप ब्रेक यूज करोगे तो इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट केस। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कि दोस्त अगर आपने जो भी वैल्यू डाला वो अगर एक भी केस को सेटिस्फाई नहीं करेगा देन विल गो टू द डिफॉल्ट केस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 14 डाल दूं जो कि एक भी केस सेटिस्फाई नहीं करेगा देन विल गो इनसाइड द डिफॉल्ट सिचुएशन। इफ आई गो एंड रन दिस, आप देखोगे यहाँ पे इनवैलिड डे प्रिंट हो गया है। सो ये दूसरा तरीका था सर कंडीशनल लिखने का। हमने 2 तरीके सीख लिए हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स के कई सारे तरीके, और साथ में हमने सीख लिया है स्विच। अब स्विच काफी कम जगहों पे आप यूज करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम व्हेन यू राइटिंग द कोड, इनफैक्ट 90% ऑफ द टाइम व्हेन यू राइटिंग द कोड, कंडीशनल्स के लिए आप यूज करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अब कंडीशन सीख लिया है हमने, अगली चीज जो हम देखेंगे वो है हमारा लूप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर अगली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लूप्स। जैसे लाइफ में हम लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, राइट, और फिर हम उसको कह देते हैं कि लाइफ मेरी लूप में फंस गई है। मैं हर सुबह उठता हूँ, हर सुबह बैठ के स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, लौट के आता हूँ, नाश्ता करता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, एवरी डे रिपीट द सेम थिंग। उसको हम कहते हैं लूप में फंस जाना। सेम चीज इन द वर्ल्ड ऑफ द प्रोग्रामिंग। अगर आप एक ही चीज को मल्टी दफा करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सर लूप्स। और लूप को लिखने का 2 मेन तरीका है। अगर मैं लूप की बात करूँ 2 मेन तरीके हैं सर। एक है मेरा तरीका, उसको हम कहते हैं फॉर लूप, और दूसरे को हम कहते हैं व्हाइल लूप। इसके अलावा एक और है विच इज द डू व्हाइल लूप, जो कि हम आज देखेंगे। ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड करते हो आपको ये फॉर लूप दिख ही जाएगा बॉस, और व्हाइल लूप भी दिख जाएगा। कैसे होता है डायरेक्टली कोड से देखेंगे, पर उसके पहले समझ लेते हैं। जब भी मैं फॉर लूप लिखने की कोशिश करता हूं, फॉर लूप में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है कंडीशन की, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा ये लूप चलता रहेगा। और दूसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या वो जो कंडीशन चेंज करता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सर। लेट मी गो डायरेक्टली टू माय कोड। कोड में यहाँ पे जाके मैं एक और फाइल बना लेता हूँ डे 3 के अंदर, और उसको मैं कह देता हूँ loops.js। ठीक है, इसको बंद कर दिया मैंने। loop.js लूप लिख रहा हूँ तो मुझे फॉर लूप लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ फॉर। पहला पोर्शन होता है इनिशियलाइजेशन में, बोलता हूँ लेट i इज इक्वल्स टू 0। फिर मैं बोलता हूँ कंडीशन टिल द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 3, एंड देन आई गो एंड से दैट i की वैल्यू को भैया इंक्रीज करते रहो। मैंने कंडीशन लिखा i की वैल्यू 0, i की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 3, एंड i की वैल्यू शुड बी प्लस प्लस, और टिल दैट टाइम आई शुड गो एंड प्रिंट console.log एंड आई शुड गो एंड प्रिंट i। अब इसको मैं अगर रन करने की कोशिश करूं तो थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये वाला जो पार्ट है वो है इनिशियलाइजेशन।
जहां पे मैं कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू चालू कहाँ से होगी दोस्त, आई की वैल्यू चालू होगी 0 से। ये वाला जो पोर्शन है ये है मेरा कंडीशन। मैं ये कह रहा हूँ जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलाते रहो। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ फॉर लूप को। ठीक है, तो जब आप इस लूप को रन करेंगे पहली दफा, सबसे पहली दफा जब ये रन हो रहा होगा तब आई की वैल्यू होगी 0 और वो कंडीशन 0 की वैल्यू चूंकि लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो इसके अंदर में जाके वो प्रिंट कर देगा आई इक्वल्स टू कंसोल आई, तो वो 0 प्रिंट कर देगा। फिर दूसरी दफा जब चलेगा तब आई की वैल्यू भर के हो जाएगी कितनी 1 की वैल्यू अभी भी 3 से कम है तो ये जाके प्रिंट कर देगा 1। तीसरी दफा आई की वैल्यू हो गई है 2 की वैल्यू अभी भी लेस देन इक्वल्स टू 3 है, दिस इज होल्डिंग 2 सो इट विल गो एंड प्रिंट 2। चौथी दफा आई की वैल्यू हो गई है 3 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 अभी भी है सो इट विल गो एंड प्रिंट 3। पांचवी दफा आई की वैल्यू हो जाएगी 4 की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 नहीं है तो यहाँ पे लूप बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये वाला जो कंडीशन आपको दिख रहा है ये डिसाइड करता है, डिसाइड्स व्हेन लूप विल टर्मिनेट। तो इस वाले लॉजिक से सर मुझे अभी साफ दिख रहा है कि जब मैं इसको रन करूंगा तो कितनी दफा वो प्रिंट हो रहा होगा 0 1 2 3 4, राइट। ये 4 दफा प्रिंट होगा और प्रिंट करेगा 0 1 2 एंड 3। देख लेते हैं ऐसा ही होता है क्या। सो अगर मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूं तो आई जस्ट टेक दिस, आई गो एंड राइट नोड एंड आई गो एंड से दैट loops.js। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने पहले प्रिंट किया है 0 फिर 1 फिर 2 और फिर 3, 4 नंबर्स उसने प्रिंट कर दिए हैं। ये तो इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं इसी को अगर दूसरी तरीके से लिखूं, इसको मैं अगर कमेंट कर देता हूं और मैं इसको अगर कमेंट कर देता हूं और मैं यहाँ पे लिखूं फॉर लेट i is equals to 5, I is greater than equals to 0 and I say that I minus console.log। अब बिना इसको रन किए हुए क्या आप मुझे बताओगे क्या क्या प्रिंट होगा। अगेन इसको अगर एनालाइज करने की कोशिश करो और मैं चाहता हूं बिल्कुल पेन कॉपी लेके मेरे साथ ये कर रहे हो, अगर आप पहली दफा फॉर लूप को देख रहे हो, जब पहली दफा ये लूप चल रहा होगा तो उसमें आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू 5 से चालू हो रही है तो आई की वैल्यू होगी 5 और इस वाले केस में कंडीशन क्या है 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इज ट्रू। तो इसके अंदर में चला जाएगा और वो प्रिंट करेगा 5 और आई की वैल्यू घट जा रही है तो आई की वैल्यू घट के क्या हो गई आई इक्वल टू आई माइनस 1 तो वैल्यू हो गई 4। दूसरी दफा जब फिर से लूप चला आई की वैल्यू हो गई 4 की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये 4 प्रिंट कर देगा और आई की वैल्यू घट के हो जाएगी 3। तीसरी दफा जब लूप चलेगा तो फिर से आई की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो आई की वैल्यू अब फिर से एक बार घटा के मैं 2 कर दूंगा। अगली दफा जब चलेगा चौथी दफा तो आई की वैल्यू हो गई है 2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, आई की वैल्यू इक्वल टू आई माइनस 1 बिकम्स इक्वल्स टू 1। फिर पांचवी दफा जब चलेगा तो आई की वैल्यू हो गई है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। छठी दफा जब चला तो आई की वैल्यू हो गई है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू आई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। उसके बाद सातवीं दफा जब चला तो आई की वैल्यू हो गई है माइनस 1 और यहाँ पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अगर इसको मैं रन करूं तो वो क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले वो प्रिंट करेगा 5, फिर वो प्रिंट करेगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 और उसके बाद जाके वो रुक जाएगा। रन करके देख लेते हैं। सो इफ आई गो एंड रन दिस node and I go and say that loops.js तो ये प्रिंट कर रहा है 5 4 3 2 1 0। फेयर इनफ। थोड़ा सा इसको अगर मैं मॉडिफाई कर दूं, अगर मैं सर ये लिखूं फॉर let I equals to 0 and I plus plus console.log hello world। अब दोस्त मैंने यहां पे क्या करा, जो कंडीशन वाला पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं करा, there is no condition। इसको मैं भी रन करूंगा तो क्या है रन करे, will it work or will not work, let's try to see that। अगर मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ तो ये लगातार वर्क करते रहता है, इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। मतलब कि अगर मैं कोई कंडीशन नहीं मानता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो कंडीशन को ट्रू मानता है
और ये बिना किसी रुकावट के वो चलता ही रहेगा, आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी और तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा मेमोरी ये कंज्यूम ना कर ले और पूरा का पूरा ये क्रैश ना हो जाए। ओके, अगला वाला पार्ट भी देख लेते हैं। क्या ये वाला पार्ट जरूरी है? अब इसको रन हटा करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं फिर से रन करूं तो मैं देख रहा हूं अभी भी वो चलता जा रहा है। तो ये जो दोनों पोर्शन है सर, ये वाला पोर्शन ये ऑप्शनल है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं वो भी ऑप्शनल है। और चूंकि मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहा हूं तो ये अगेन इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। ओके, ये दोनों चीजें तो हो गई। क्या मैं पहले वाले पार्ट को भी हटा सकता हूं? I go and remove this portion as well, right? और मैं इसको अगर क्लियर कर दूं और मैं इसको अब फिर से रन करूं तो आप देख रहे हो ये भी इनफाइनाइट लूप में चला गया। मतलब कि जो फॉर लूप का जो ये तीनों पोर्शन है, विच इज द इनिशियलाइजेशन वाला पोर्शन, दिस इनिशियलाइजेशन, ये सेकेंड वाला जो पोर्शन है वो कंडीशन है, और ये जो है जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए हो रहा है, ये तीनों ही ऑप्शन है। और अगर आप नहीं इसको सही तरीके से यूज करोगे तो ये जो लूप है इट विल गो इनसाइड अ इनफाइनाइट लूप। फेयर इनफ? एम आई क्लियर सर? डज इट मेक सेंस? सो ये पहला तरीका है फॉर लूप लिखने का। फॉर लूप आप तब यूज करते हैं जब आपको पता है कि कितनी दफा आपको लूप चलाना है, कितनी दफा आपको आइटरेट कराना है, 10 बार, 20 बार, 100 बार। व्हेन यू नो दैट नंबर, फॉर लूप यूज करते हैं। कभी कभी इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम हमको लूप कंडीशन पे चलाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप तब तक पढ़ाई करते रहो जब तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व ना करो। तो कंडीशन इज टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, टिल दैट टाइम यू आर फोर्स्ड टू कीप ऑन स्टडिंग एंड स्टडिंग एंड स्टडिंग, राइट? तो उस टाइप की सिचुएशन के लिए जो कि कंडीशन बेस्ड है, मैं लूप तब तक चलाऊंगा जब तक मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। उसके लिए मैं एक और दूसरा सिंटैक्स यूज करता हूं, उसको मैं कहता हूं व्हाइल लूप। तो इस फॉर लूप के बदले में एक और लूप जो मेरे पास है उसको मैं कहता हूं सर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप भी अभी आप एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं। सो मैं कहता हूं व्हाइल, मान लीजिए लेट नंबर इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे लिखता हूं while number is greater than 0 ही रख लेते हैं। तो मैं लिखता हूं console.log hello from विश्व, यानी यहाँ पे लिख देता हूं मैं नंबर माइनस माइनस। तो while loop कैसे काम करता है? while loop works with the syntax follows a while is a keyword। while के अंदर में ये while का एक्सप्रेशन है जो कि एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा। दिस इज अ बूलियन एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओनली व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू, while के अंदर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और हर बार एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से वो वापस जाके देखेगा कंडीशन ट्रू है कि नहीं, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक while लूप चलता ही रहेगा। सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस, पहली दफा जब while लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा दोस्त, वैल्यू ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू 5, 5 is greater than 0, that's right, so it will go and print hello from विश्वा। फिर से दूसरी दफा नंबर की वैल्यू घट के अब हो गई है 4, 4 is still greater than 0, so it will still go and print hello। तीसरा, नंबर की जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 3, 3 is greater than 0 and still go and print hello। चौथी दफा नंबर की वैल्यू घट के हो गई है 2, 2 is greater than 0 and I'll go and still print hello। उसके बाद पांचवी दफा नंबर की वैल्यू हो गई है 1, 1 की वैल्यू स्टिल ग्रेटर देन 0 and still go and print hello। छठी दफा नंबर की वैल्यू हो गई है 0, 0 is greater than 0 नहीं, तो यहाँ पे मेरा while loop will be broken और यहाँ पे while loop मेरा ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? So while loop is always driven by the condition। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक while loop चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन खत्म ये while loop बंद हो जाएगा। अब मान लो फॉर सम रीजन अगर मैं ये वाले लाइन को कमेंट कर दूं, अब पॉज करके कमेंट करके बताओ यूट्यूब वीडियो में
कि क्या होगा अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूंगा दोस्त, तो ये वाला नंबर तो घट हो ही नहीं रहा है, नंबर की इनिशियल वैल्यू 5 है, तो हमेशा नंबर की वैल्यू जो है, ये जो नंबर ग्रेटर देन 0, ये जो एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू हमेशा निकल के क्या आएगी, ट्रू। तो ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स, ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता ही रहेगा। रन करके देख लेते हैं। सो अगर मैं इसको रन कर दूं नोड लूप डॉट जेएस, तो आप देख लो लगातार ही नॉन स्टॉप ये चलता रहेगा। तो जब आप व्हाइल लूप लिखो, बी केयरफुल कि वो इनफाइनाइट लूप में ना चला जाए। तो ये था दो तरीका थ्रू विच वी गो एंड राइट द लूप्स, एक दो फॉर लूप और दूसरा व्हाइल लूप। अब जस्ट लाइक इन द केस ऑफ कंडीशनल्स, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम नेस्टेड कंडीशनल यूज करते थे, लूप में भी हम नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिख देते हो, उसको हम कहते हैं नेस्टेड कंडीशनल्स। एग्जांपल के लिए फॉर और व्हाइल दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट मी गो एंड रिमूव दिस एंड राइट। सो अगर मैं इस तरीके का कोड लिखूं, फॉर लेट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं एक और नेस्टेड लूप में लिख देता हूँ, फॉर लेट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 3 और लेस देन 4, j greater than 2, j plus plus, console.log i comma j। इसको मैं रन करने की जब कोशिश कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, एक फॉर लूप के अंदर मैंने एक दूसरा फॉर लूप इसके अंदर में लिख दिया है। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम लोग कह देते हैं सर नेस्टेड फॉर लूप। और ये कैसे काम करेगा, अगर मैं इसको विजुलाइज करने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना और अपने साथ कॉपी में ये करके देखना। जब पहली दफा आउटर फॉर लूप रन हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, आउटर फॉर लूप रन किया, तब i की वैल्यू कितनी है, 0 है। उस i की वैल्यू 0 के लिए एक बार लूप रन होगा, इनर लूप रन करना चालू करेगा जहां पे पहले j की वैल्यू 0 है, राइट। और उस समय वो प्रिंट करेगा 0,0, फिर j की वैल्यू 1 के लिए वैल्यू प्रिंट करेगा 0,1, फिर j की वैल्यू 2 के लिए वो प्रिंट करेगा 0,2। जब a की वैल्यू 3 होगी तो लूप ब्रेक हो जाएगा। जब लूप ब्रेक होगा तो फिर से आउटर लूप में आएगा, फिर से आउटर लूप में आएगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फिर इनर लूप चालू होगा, इनर लूप में वो फिर से j की वैल्यू 0 के लिए प्रिंट करेगा 1,0, j की वैल्यू 1 के लिए प्रिंट करेगा 1,1, j की वैल्यू 2 के लिए प्रिंट करेगा 1,2। फिर से ये ब्रेक होगा, फिर से आउटर लूप i इक्वल्स टू 2 के लिए काम करेगा, और फिर यहाँ पे इनर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनर की वैल्यू हो जाएगी j की वैल्यू 0, इसके लिए वैल्यू वो प्रिंट कर देगा 2,0, j की वैल्यू 1 के लिए 2,1 एंड j की वैल्यू 2 के लिए 2,2। इस तरीके से ये पूरा का पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। रन करके देख लेते हैं इसको। So I'll just go and write node loop.js और आप यहाँ पे देख लो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। fair enough। अब मल्टी लेवल ऑफ नेस्टिंग भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप चाहो तो थर्ड लेवल ऑफ नेस्टिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर लेट k इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू इज लेस देन 2, k प्लस प्लस, और इसके अंदर में एक्चुअली आप जाके प्रिंट कर सकते हो log i j k। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे हटा के log i j k कर सकते हो। ये कैसे प्रिंट होगा, फॉर एग्जाम्पल आउटर फॉर लूप i इक्वल्स टू 0, उसके अंदर में फॉर j इक्वल्स टू 0, उसके अंदर में आपकी k की वैल्यू पहले 0, फिर k की वैल्यू 1 दो बार, फिर ये वाली आएगी j की वैल्यू 1 और इसके लिए k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, फिर j की वैल्यू 2 और फिर उसके लिए k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1 और फिर i की वैल्यू 1 के लिए ये फिर से रिपीट होगा। समझ में आ पा रहा है? अब बिल्कुल आगे मत बढ़िए जब तक आपको ये जो नेस्टेड फॉर लूप है आप कॉपी में इसको स्टेप बाय स्टेप लिख पा रहे हैं कि कब वैल्यू i की क्या होगी, j की वैल्यू क्या होगी और k की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बेसिक है बट यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर इन दिस। ठीक इसी तरीके से मैं while लूप को भी नेस्टेड लिख सकता हूं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर लूप आई कैन आल्सो गो एंड राइट द नेस्टेड while लूप। सो फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, I will have the while और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ let
I equals to 5 and let j equals to 2. तो मैं लिख सकता हूँ while I is greater than 5, I can go and say that while j is greater than equals to 2, I can say the console.log I comma j, और मैं यहाँ पे j की वैल्यू घटा देता हूँ और यहाँ पे मैं i की वैल्यू इसके बाद घटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इस आउटर वाइल के लूप अंदर मैंने इनर वाइल लूप लिखा है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ अ नेस्टेड लूप। आपका काम क्या है, इसके अंदर में क्या कैसे प्रिंट होगा, इंस्टेड ऑफ रनिंग दिस आप इसको एनालाइज करिए और कॉपी पेपर में ना कॉपी पेन के साथ इसके रिजल्ट को लिखिए। रिजल्ट, गो एंड राइट द रिजल्ट ऑन द पेन एंड द पेपर यूजिंग दिस, ताकि आपको ये क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। परफेक्ट। सो हमने अभी लूप देख लिया, फॉर लूप देख लिया, व्हाइल लूप देख लिया, हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर देख लिया। उसमें एक कॉन्सेप्ट है सर, और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ये ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या है, कोड के सहायता से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए इसको भी मैं भी कमेंट कर देता हूं। मान लीजिए मैं फॉर लूप लिखता हूं, फॉर लेट i is equal to 0, i is less than 10, i plus plus, और मैं चाहता हूं कि जब भी वैल्यू ऑफ i इवन हो तभी मैं इसको प्रिंट करूं, अदरवाइज मैं प्रिंट ना करूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इफ i ampersand 2 is equals to 0, it means that it will be even। तो मैं जाके इसको प्रिंट करूं, console.log i is, I should not do anything, right? तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा मैं कहूँगी अगर वो ऑड है तो मैं प्रिंट ही ना करूं, तो मैं बस लिख सकता हूं इफ i ampersand 2 is not equals to 0, in that case I go and say that continue, and I go and do that console.log i। तो कंटिन्यू का यूज क्या है सर, जैसे ही आप कंटिन्यू यूज कर लेते हो ना, और अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो इट गोज टू द नेक्स्ट आइटरेशन। उसके बाद वाला जो कोड है, ये वाला कोड है विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। जब भी आप कंटिन्यू यूज कर लेते हैं और वो लाइन अगर हिट होती है तो उसके बाद नीचे लिखा हुआ जितना भी लाइन है लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, इट गोज टू द नेक्स्ट लाइन। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जब i की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये अगर फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 0। अगला दफा जब i की वैल्यू 1 आई तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। 1 के केस में कंटिन्यू हिट होगा और ये प्रिंट नहीं होगा। अगली दफा और जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा फॉल्स, और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये जाके प्रिंट करेगा 0 2। सो कंटिन्यू का फायदा क्या है, व्हेन यू गो एंड मेक यूज ऑफ द कंटिन्यू, उस लूप में वो वाला जो लाइन है जहां पे कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ है उसके बाद वाले सारे लाइंस इग्नोर हो जाएंगे, इट विल गो टू द नेक्स्ट टाइम इन द लूप इटसेल्फ। पर अगर मैं चाहता हूं कि लूप किसी कंडीशन पे उसी समय ब्रेक हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि नंबर जो है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, the number is divided by 4 and is equals to 0, तो वहां पे ही मैं ब्रेक कर देना चाहता हूं, वहां पे ही मैं ब्रेक कर देना चाहता हूं। मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ कंटिन्यू, I'll go and make use of the keyword called as a break। So for example यहाँ पे अगर इसको रन करूं तो 0 4 से डिविजिबल है तो एक बार भी रन नहीं करेगा। अगर मैं इसको 1 से चालू कर दूं करना और इसको भी रन कर दूं मैं, तो इट विल गो एंड प्रिंट व्हाट, इट विल गो एंड प्रिंट 1 2 3, और 4 जैसे ही आएगा वैसे ये वाली वैल्यू हो जाएगी ट्रू, और ब्रेक आते ही लूप को ब्रेक कर देगा। तो दो चीजें हैं, ब्रेक, जब भी आप ब्रेक का यूज करते हो इट ब्रेक यू आउट ऑफ
लूप। और अगर आप कंटिन्यू यूज करते हो दोस्त, तो कंटिन्यू से आप यू कैन जस्ट कंटिन्यू इन द सेम लूप। बस आप उस वाले लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जितने भी कोड है उसको आप इग्नोर कर देते हो। और ये जो ब्रेक और कंटिन्यू, यू कैन गो एंड मेक यूज इन बोथ फॉर लूप एज वेल एज द व्हाइल लूप। एक और है लूप लिखने का तरीका, उसको हम कहते हैं डू व्हाइल लूप। एक बार उसको भी समझ लेते हैं सर, कोड लिख के उसका। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज, so for example, let's say that I write do or while I is greater than 0, राइट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल log I and I माइनस माइनस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ let I इक्वल्स टू। सो सर एक ये और तरीका है लूप लिखने का। अगर मैं इसको रन करके देखो यहाँ पे, तो ये प्रिंट कर रहा है 4 3 2 1, और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, डू। और ये डू तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये while ट्रू होगा। अब द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डू while एंड नॉर्मल while इज दैट डू एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा, इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, क्योंकि पहले डू एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर while कंडीशन आपका चेक हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी डाल दो, i की वैल्यू में डाल दूं y इक्वल्स टू -3 और इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करूं, तो अभी भी वो एक बार तो रन हुआ है, राइट, एक बार रन हुआ। और यहाँ पे जब वैल्यू i इसकी वैल्यू घट के -4 इज ग्रेटर देन 0 डज नॉट होल्ड ट्रू, तो उसकी बात वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो डू व्हाइल हम जहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे एटलीस्ट एक बार मुझे कोड को एग्जीक्यूट करना ही होता है। नॉर्मली अगेन आप हर जगह मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोड आप देखोगे, आप फॉर लूप या व्हाइल लूप में ही आप डील कर रहे होंगे। तो इसके साथ हमारी जो बेसिक थ्योरी है सर कंडीशनल्स और लूप की यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज यहाँ पे पॉज करो, मूव ऑन करो पीछे और फिर से यहाँ पे आओ। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको कुछ मैं होमवर्क असाइनमेंट दे रहा हूँ, कुछ पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन दे रहा हूँ, चाहूंगा कि आप उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके अगर आप कोड लिख पा रहे हो तो ऑब्वियसली मुझे आप टैग करिए, टैग करके मुझे बताइए कि यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है ये प्रॉब्लम तो प्लीज वो भी आप कमेंट में बता दीजिए मुझे, ताकि मैं उस पे भी इसके सारे सॉल्यूशन वीडियोस में आपको बता पाऊँ। क्वेश्चंस क्या है पैटर्न प्रिंटिंग के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर सारे पैटर्न्स बने हैं। यूजिंग द फॉर लूप एंड कंडीशंस आपको वो सारे पैटर्न प्रिंट करने हैं। अगर आपका हो जाता है लिख दीजिए कमेंट में कि हो गया, आप मुझे टैग करके बता दीजिए इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे दैट आई हैव कंप्लीटेड इट। और अगर नहीं हुआ है तो भी मुझे बताइए, ताकि अगर जरूरत पड़ेगी तो इन सारे पैटर्न प्रिंटिंग के जो क्वेश्चन के असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं वो भी आप सॉल्व कर पाए। तो सर तीसरा दिन यहाँ पे ही खत्म होता है। सारी चीज़ें जो इस दिन में मैं चाहता था आपको बताना, द कॉन्सेप्ट्स अराउंड द कंडीशनल्स लूप्स, मैंने आपको बता दिया है। पर आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे पैटर्न प्रिंटिंग के, जो कि फुल्ली बेस्ड है लूप लिखने के तरीके में और आपके कंडीशनल्स के यूज़ के। अगर इन सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेते हो तो यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि मुझे आ गया अच्छे तरीके से लूप लिखना और कंडीशनल्स बनाना, बिकॉज ये एक बेसिक है जो आप सभी को आना चाहिए। प्लीज़ ट्राई करिए, ट्राई करके मुझे बताइए। अगर नहीं हो रहा है तो भी मुझे बताइए, ताकि आई कैन वर्क विथ यू पीपल टू मेक श्योर दैट यू गाइस आर कॉन्फिडेंट ऑन इट। कैसा चल रहा है ये बैक एंड कोर्स मुझे बताते रहिए, जस्ट एनर्जी के साथ, फोकस के साथ। हमने डे 1 में चालू करा था, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप ढीले ना पड़े, आप बिल्कुल एक्साइटेड रहें। और आप मुझे अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे बताओ कि मैंने डे 3 डन कर लिया है इन कमेंट्स। और अपने दोस्तों को भी बताओ यार, साथ में मिलकर ये पूरा कोर्स करते हैं यूट्यूब पे एक अच्छे कोर्स की तरह, एंड टू एंड इसको करते हैं, रेगुलरली करेंगे विद अ प्रॉपर शेड्यूल और वी विल फिनिश इट इन टाइम। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो साथ में मैं कुछ एडवांस टॉपिक्स भी इसमें ऐड करूंगा जो अभी एडेड नहीं है, but I'll try to go and add those advanced topics which will help you to actually know and understand what is relevant in the market right now. So I'm very excited. I'm seeing a lot of your comments. आप प्लीज़ ऐसे ही कमेंट लिखते रहिए, जो भी चीज़ आप लिखते हैं मैं उसको पढ़ता हूँ और वो मुझे मोटिवेट करता है टू ब्रिंग मोर अमेजिंग थिंग्स फॉर यू पीपल। साथ में अभी मैंने जस्ट 17 डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का कोर्स लॉन्च करा है, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में, पूरा का पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ लाइव बिल्कुल हर हफ्ते। जावा में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी है, पाइथन में है, 3 अलग अलग बैचेस लेके आ रहा हूँ। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सीखने में,
मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट में ही कंटिन्यू करो। अगर आप एक जेनरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो जावा शुड बी द लैंग्वेज ऑफ चॉइस। और अगर आप डेटा साइंस के बंदे हैं या फिर आप उस एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं तो पाइथन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ चॉइस। बट नो मैटर, आपका चॉइस है। मैं इस तीनों लैंग्वेज में 3 अलग अलग क्लासेस लूँगा हर दिन, हर हफ्ते लाइव आके आपके लिए। तो आप चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को आप रिकमेंड कर सकते हो। बताते रहिएगा, टच में रहिएगा, एंड कीप ऑन लर्निंग दिस बैकएंड डेवलपर कोर्स विद मी। थैंक यू एंड आई विल सी यू मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।